मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी जो पेपर सेकंड है उसका जो टॉपिक है ऑस्मोसिस, पराशरण, प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन और इम्बिबिशन यानी कि अंतर शोषण, इसको पढ़ेंगे। तो इसका पहला भाग जो है उसमें ऑस्मोसिस और प्लाज्मोलाइसिस अभी हम लोग देखेंगे। तो पराशरण, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले विसरण पिछले वीडियो में बताया था। विसरण क्या है? विसरण किसी भी पदार्थ का यानी कि लिक्विड, गैस या सॉलिड का अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गमन है वो क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो विसरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम जो है वो माध्यम द्रव, गैस या ठोस कुछ भी हो सकता है। तो आज जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस एक विशेष प्रकार की विसरण प्रक्रिया है जिसमें जल अथवा विलायक जो है यानी कि वाटर या सॉल्वेंट जो है वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से होता हुआ पारगमन करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है। इसी प्रक्रिया को ऑस्मोसिस कहा जाता है। यहाँ दूसरी अगर उसमें देखें तो जो जल है वो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से यानी कि किसी विलियन, अगर ए और बी अगर दो विलियन लें हम, तो उसमें से एक, जैसे ए जो विलियन है उसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है और दूसरा जो बी सॉल्यूशन है उसमें हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। तो विलियन की सांद्रता यानी कि किसकी ज़्यादा होगी? बी विलियन की सांद्रता ज़्यादा होगी। ऐसी अवस्था में ए जो सॉल्यूशन है वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स किसकी तरफ जाएंगे? जहाँ विलियन की सांद्रता अधिक है। तो इस प्रकार का जो आवागमन, अगर जो सॉल्वेंट है या जल का आवागमन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हो रहा है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस जो प्रक्रिया है इसकी खोज जो एबी नॉलेट थे उन्होंने की थी, यानी कि सबसे पहली बार उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया था। जो ऑस्मोसिस का जो मापन है वो ऑस्मोस्कोप से या ऑस्मोमीटर से किया जाता है, जिसका निर्माण सर्वप्रथम फेफर ने किया था। अगर प्लांट फिजियोलॉजी को देखें तो प्लांट फिजियोलॉजी में जल का महत्व या जल का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और पराशरण जो है इसकी परिभाषा देखें, जब एक विलियन और जल अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक दूसरे से अलग अलग कर दिए जाते हैं तो जल के अणुओं का विसरण उच्च सांद्रण क्षेत्र से निम्न सांद्रण क्षेत्र की ओर होने लगता है। यानी कि किसका मूवमेंट? जल का मूवमेंट अपनी यानी कि जल की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। तो इसे ही क्या बोल देते हैं? पराशरण कह देते हैं। पराशरण का जो प्रदर्शन है यहाँ, जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में आप देख रहे हैं,
कि थिसिल कीप या थिसिल फनल एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखते हैं, ये एक बहुत ही सरल सा प्रयोग है और इस प्रयोग में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि पर्चमेंट मेम्ब्रेन है उसको थिसिल कीप के मुंह पर बांध देते हैं और जो ये पर्चमेंट मेम्ब्रेन है ये एक प्रकार की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो विले या सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, उसके कणों का आवागमन नहीं हो सकता। यहाँ से केवल किसका आवागमन होगा? अपने सॉल्वेंट का या विलायक का। हमने जो थिसिल कीप है इसकी आधी दूरी तक जैसे जो है इसमें शुगर सॉल्यूशन भर देंगे और शुगर सॉल्यूशन जहाँ तक भरेंगे वहाँ हम लोग एक मार्क कर लेंगे इसको ए से। अब इस थिसिल कीप को हम लोग स्टैंड के माध्यम से एक बीकर के अंदर जिसमें पहले से जल भरा हुआ है उसमें उल्टा करके लटका देंगे। यहाँ जो विलियन है उसकी कंसंट्रेशन और जल की जो कंसंट्रेशन है इसमें यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स की जो सांद्रता है वो अलग अलग है, क्योंकि एक तरफ या तो हम लोग क्या ले रहे हैं, प्योर वाटर ले रहे हैं, और दूसरी तरफ जो थिसिल कीप है उसमें हम लोग ने क्या लिया है, शुगर सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूट है वो क्या है, शुगर। विले जो पदार्थ है वो क्या है, शर्करा। परिभाषा में जैसे मैंने आपको बताया कि जो जल है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। तो विलियन के अंदर जल की जो सांद्रता है वो कम है, और बीकर के अंदर क्योंकि प्योर वाटर है तो वहाँ इसकी जो सांद्रता है यानी कि जो विलियन है इसमें कुछ आयंस वगैरह अगर हैं तो इसकी सांद्रता क्या है, बहुत ही कम है। शुगर जो सॉल्यूशन है वहाँ विलेय की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और जल की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अतः जो जल है वो बीकर से किसके अंदर जाने लग जाएगा, थिसिल कीप के अंदर जाने लग जाएगा, और थिसिल कीप की जो ट्यूब है उसके अंदर जो जल का लेवल है वो क्या हो जाएगा, राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये फाइनल लेवल ऑफ सॉल्यूशन यानी कि बी पॉइंट जो है यहाँ तक जल ऊपर की ओर आ जाएगा। ये जो जल का पारगमन है या जल का जो ट्रांसपोर्ट है ये तब तक होगा जब तक कि एक साम्य अवस्था स्थापित नहीं हो जाए। क्योंकि हमारे पास में बीकर के अंदर क्या है, वाटर है, और थिसिल कीप में सॉल्यूशन है, अतः इनकी कंसंट्रेशन एक जैसी होने का कोई पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि जो जल है वो लगातार किसके अंदर, थिसिल कीप के अंदर एंटर होता जाएगा। क्योंकि शुगर की कंसंट्रेशन जो या शुगर है वो डिफ्यूज़ होकर किसके अंदर नहीं आएगी, बीकर के अंदर नहीं आएगी। शुगर जहाँ है यानी कि सॉल्यूट जो है पार्टिकल, वो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट देखें हम लोग कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में क्या अंतर है। डिफ्यूज़न जो है वो किसी माध्यम के अंदर जो विलेय जो अणु है उन अणुओं का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना ही क्या है, डिफ्यूज़न कहलाता है। यहाँ ये एक प्रकार का क्या है, क्लोज्ड सिस्टम है, यानी कि बीकर के अंदर जो क्या है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ में हमने डाले हैं। धीरे धीरे जैसे आप एक बीकर के अंदर शुगर डाल लें या साल्ट डाल लें तो धीरे धीरे क्या होगा, वो उसके अंदर पानी के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर
गुड़ने लग जाएगा। और एक ऐसी अवस्था आएगी जब साल्ट जो है वो पूर्ण रूप से किसके अंदर घुल जाएगा, या शुगर है वो पूर्ण रूप से किसके अंदर घुल जाएगा, सॉल्वेंट के अंदर घुल जाएगा। यानी कि पूरे जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट के अंदर नमक जो है वो घुल जाएगा और उसकी सांद्रता सारे की एक जैसी हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है तब तक चलेगी घुलने की प्रक्रिया, यानी कि विसरण की जो प्रक्रिया है, जब तक कि इक्विलिब्रियम एक जैसा यानी कि एक साम्य अवस्था स्थापित नहीं हो जाए। दूसरी तरफ जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस में जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस में केवल मूवमेंट किसका होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का होता है। यानी कि दूसरी फर्स्ट चीज कि विलायक के जो अणु हैं उनका गमन होता है, और गमन किसके माध्यम से होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में मैं आपको पहले बता चुका कि अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल किसका मूवमेंट होता है, विलायक का, यानी कि सॉल्वेंट का। सॉल्यूट पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं होते। अब अगर बात करें हम लोग अलग अलग सॉल्यूशंस की, यानी कि अलग अलग सॉल्यूशन के बीच में जो रिलेशन है उनकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग होता है। और जो एक शब्द यूज लिया जाता है कंसंट्रेशन के लिए, टोनिसिटी, और टोनिसिटी के आधार पर ही अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस जो हैं 3 प्रकार के वो निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि 2 अलग अलग प्रकार के जो विलियन हैं ए और बी, उस ए और बी विलियन के अंदर अगर सांद्रता के अंदर अंतर है तब वहाँ विलायक जो अणु है यानी कि जल के जो अणु हैं उनका आवागमन होगा। और इस यानी कि विलियन की सांद्रता यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के अनुसार जल का आवागमन होगा। तो सबसे पहला देखें हम लोग एनिमल सेल, प्लांट सेल जो हैं अलग अलग हमने ली हैं, और इसमें जो फर्स्ट है उसमें इस प्रकार का बीकर के अंदर किस प्रकार का सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि अल्प पराशरी द्रव। अल्प पराशरी द्रव वो है जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है। फिर है दूसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है इसको बोलेंगे हम लोग अति पराशरी विलियन। अति पराशरी विलियन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा है। अब ये कंपैरिजन किससे किया हमने, कंपैरिजन किया हमने सेल्स के साथ में, सेल के साइटोप्लाज्म के साथ, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर या सेल सैप के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है यानी कि मीन्स जो आउटर इन्वायरमेंट है सेल के, अगर हम सेल एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो सेल, एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं है तो सेल किसके कारण परासरण की प्रक्रिया द्वारा सेल के अंदर क्या पानी यानी कि जो विलायक है वो प्रवेश करेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि इतना पानी सेल के अंदर एंटर हो जाएगा कि वो रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, क्योंकि जो सेल है साइटोप्लाज्म है या सेल सैप है उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, जबकि बाहर के सॉल्यूशन के अंदर या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है। तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर यानी कि बाहर से सेल के अंदर जाना प्रारंभ करेगा परासरण क्रिया द्वारा, और इतनी मात्रा में हो जाएगा कि सेल लास्ट में रप्चर कर जाएगा। इसी प्रकार से यदि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि समपराशरी विलियन, समपराशरी विलियन यानी कि सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में और सेल के जो बाहर जो बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है उन दोनों सॉल्यूशंस की जो परासरण दाब है या ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, बराबर है।
यानी कि सॉल्यूट की मात्रा दोनों के अंदर, यानी कि सॉल्यूशन जो है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, समान है। ऐसी अवस्था में क्या होगा, जल जितना सेल के अंदर प्रवेश करेगा उतना ही सेल से बाहर भी निकलेगा, यानी कि एक साम्य अवस्था में ये स्थिति रहेगी। तीसरा है हमारे पास में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि अति पराश्रय, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स की मात्रा ज़्यादा है। ऐसी अवस्था में जब हम लोग इसको कंपेरेटिव देखेंगे सेल के साइटोप्लाज्म या सेल सैप की तुलना में, तो यानी कि सेल सैप के अंदर वाटर की मात्रा ज़्यादा है, जबकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर वाटर की मात्रा कम है या वाटर की कंसंट्रेशन कम है। ऐसी अवस्था के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स किसके अंदर जाएंगे, बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उसकी तरफ जाएंगे, और धीरे धीरे जो सेल है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और इस अवस्था तक श्रिंक होगी जब तक कि दोनों के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, यानी कि साम्य अवस्था स्थापित ना हो जाए। दूसरी तरफ अगर प्लांट सेल में देखें तो प्लांट सेल के अंदर हमारे पास में सबसे आउटर जो लेयर है प्लांट सेल की या बाउंड्री है वो क्या है, सेल वॉल। तो सेल वॉल होने के कारण से यहाँ अगर हम इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो जो वाटर है वो किसके अंदर एंटर होगा, सेल के अंदर एंटर होगा, और एक टर्जिड यानी कि स्फीत अवस्था प्लांट सेल प्राप्त करेगी। लेकिन वो रप्चर नहीं हो पाएगी, कारण है उसका क्योंकि उसको इलास्टिसिटी यानी कि उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन दे रहा है, सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल उसको रोके रहेगी। दूसरी तरफ आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन है उसमें सेल का जो साइज है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ जल की जो मात्रा है वो बराबर है, जितना अंदर आएगा उतना ही जल बाहर जाएगा। तीसरी कंडीशन के अंदर जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम अगर प्लांट सेल को रखेंगे तो वो एक प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन के अंदर आएगी, यानी विकुंचित अवस्था के अंदर आ जाएगी। यहाँ जीव द्रव्य कुंचन होगा, सेल मेम्ब्रेन सहित जो साइटोप्लाज्म है वो सेल वॉल के एक किनारे की तरफ क्या हो जाएगी, श्रिंक होकर इकट्ठी हो जाएगी। अब परासरण सेल के यानी कि सेल और आउटर एनवायरनमेंट के आधार पर दो प्रकार का होगा, एक होगा एंडोस्मोसिस, दूसरा होगा एक्सोस्मोसिस। अंतःपरासरण और बाह्य परासरण। एंडोस्मोसिस किस अवस्था में होगा, जब हम किसी प्लांट सेल को किस में रखेंगे, लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में, यानी कि जहाँ जल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो ऐसी अवस्था में जो जल है वो किसके अंदर प्रवेश करेगा, सेल के अंदर। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, एंडोस्मोसिस, अंतःपरासरण। इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, जैसे अगर हम किशमिश को इसके अंदर छोड़ दें वाटर के अंदर, ऐसी अवस्था में धीरे धीरे पानी को ग्रहण करने के बाद में जो किशमिश है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो ये प्रक्रिया क्या हो गई, एंडोस्मोसिस की। दूसरी तरफ एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस यानी कि बाह्य परासरण। बाह्य परासरण की कंडीशन के अंदर जो जल है वो सेल से बाहर की ओर आता है, यानी कि यदि हम किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल को अगर छोड़ दें तो वो क्या होगी, धीरे धीरे श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि उसका वाटर जो है वो बाहर की ओर मूव करेगा। अब हम लोग देखें ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एक इनडायरेक्ट अप्रोच है, अप्रत्यक्ष रूप से जो एक संबंध है जल का जो परासरण दाब है उसके लिए। तो परासरण दाब शब्द का प्रयोग जो सामान्यतः जो वाटर रिलेशंस हैं प्लांट्स के उसके लिए करते हैं। तो परिभाषा क्या है इसकी, कि वह दाब जो जल के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए जलीय विलयन में प्रवेश करने में रुकावट उत्पन्न कर दे, जिससे कि विलयन का जो वॉल्यूम है वो न बढ़े। तो इसी दाब को उस विसरण दाब ये परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब यानी कि वह मिनिमम दाब
जो कि परासरण की दो अलग अलग जो तंत्र हैं उनमें परासरण की प्रक्रिया को रोक दे, उतने दाब की जो मात्रा है उसे क्या कहेंगे? परासरण दाब कहेंगे। अब यहाँ जैसे आप देखेंगे इस यू ट्यूब के अंदर यू प्रकार की जो नली है, इसमें बीच के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है और दूसरी तरफ सॉल्यूशन है। अब ऐसी अवस्था में होगा क्या कि जो प्योर सॉल्वेंट है यानी कि जो विलायक है वो सॉल्यूशन के अंदर प्रवेश करेगा, किससे होते हुए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए। तो सॉल्यूशन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? यू ट्यूब के अंदर बढ़ जाएगा। अब हम दूसरी तरफ से जिधर सॉल्यूशन है उधर से इतना प्रेशर, मिनिमम वो प्रेशर जो इस राइज को रोक दे, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर पानी के प्रवेश को रोक दे, यानी कि इसके परासरण को रोक दे। तो दाब की वह न्यूनतम मात्रा जो कि ऑस्मोसिस को रोक दे उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये एक अप्रोच इस प्रकार की है कि इसको समझना थोड़ा सा कठिन रहता, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट रूप से इम्प्लीमेंटेड प्रेशर है। अब परासरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहले परासरण को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना ही ऑस्मोसिस की रेट भी बढ़ती जाएगी, यानी कि दोनों क्या हैं? समानुपाती। दूसरा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि सांद्रता प्रवणता किसके अक्रॉस? सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है उसके दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो स्थापित होना होता है, क्योंकि एक तरफ हमारे पास में क्या है? कम सांद्रता का विलयन है, दूसरी तरफ अधिक सांद्रता का विलयन है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि दोनों के अंदर जो अंतर है कंसंट्रेशन का, यानी कि जो सांद्रता का अंतर है वही क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा? परासरण ज़्यादा होगा। दूसरा है, थर्ड जो पॉइंट है वो जो ऑस्मोसिस को प्रभावित करता है वो है सरफेस एरिया फॉर ऑस्मोसिस, यानी कि सरफेस एरिया जो है वो किसके लिए? ऑस्मोसिस के लिए जो अवेलेबल है वो किसको प्रभावित करेगा? परासरण को प्रभावित करेगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ऑस्मोसिस ज़्यादा होगा। प्रेशर डिफरेंस जो चौथा पॉइंट है या जो चौथा फैक्टर है वो प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि वाटर पोटेंशियल के अंदर जो अंतर है या वाटर पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट है, प्रवणता है, जितना वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उतना परासरण ज़्यादा होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।